बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 18 मार्च है और हम बात कर रहे हैं यूरोप और मशरिक़ वस्ता से भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने रखूँगा। आगाज़ यूरोप से करेंगे, जहां कुर्स्क रीजन के अंदर अभी भी लड़ाई जारी है और जो बचे कुचे यूक्रेनी फौजी हैं उनको टारगेट करने का सिलसिला रशिया की जानिब से जारी है। कुर्स्क रीजन तो आपको मालूम है कि ऑलमोस्ट रशिया कंट्रोल कर चुका, जहां 1300 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो इलाका है कुर्स्क रीजन के अंदर वो यूक्रेन कंट्रोल कर रहा था। वहीं पर यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने भी कंफर्म कर दिया आखिरकार कि 100 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम का इलाका जो है वहां पर यूक्रेन के फौजी अभी भी मौजूद हैं, जिनको रशिया की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपील की थी व्लादिमीर पुतिन से कि यूक्रेन के फौजियों की जिंदगियां बचा लो, और पुतिन ने वो जो दरख्वास्त है उसको एक्सेप्ट करते हुए ये कहा था कि एक ही सूरत है कि यूक्रेन के फौजियों की जिंदगियां बच सकती हैं कि ये यूक्रेन के फौजी जो कुर्स्क रीजन के अंदर फंस चुके हैं इनको ये कहा जाए कि ये हथियार डाल दें। लेकिन यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हथियार डालने से इनकार किया है कि हम हथियार नहीं डालेंगे, ये हथियार जलकर राख हो जाए। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नेटो ममालिक का, अमेरिका, बरतानिया वगैरह का जो असलहा, गोला बारूद है, जो टैंक्स हैं, जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, वो कुर्स्क रीजन के अंदर जलकर राख हो रही हैं। और कुछ असलहा तो रूस ने सही सलामत भी कब्जे में ले लिया, फिर नुमाइशों के अंदर रखा जाएगा। मॉस्को के अंदर जिस तरह की नुमाइशें लगाई जाती हैं रशिया की जानिब से, जहां पर अमेरिका, बरतानिया और नेटो ममालिक का असलहा जो है वो रखा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ ईस्टर्न यूक्रेन बल्कि सदर्न यूक्रेन की साइड पर भी रशिया के फौजियों की पेशकदमी रिपोर्ट हुई है। ये ज़ैपोरिज़िया का रीजन है और खिर्सन का रीजन है, जहां पर कुछ विलेजेस को कंट्रोल करने का दावा रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया। लेकिन ये वो इलाके हैं जो डोनाल्ड ट्रंप रूस से वापस लेना चाहता है और आज ही इस बात का फैसला हो जाएगा। आज मैं आपको बता दूं कि चंद घंटों के बाद व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की बहुत इंपॉर्टेंट कॉल जो कि ऑलरेडी स्केड्यूल हो चुकी है, तो ये कॉल जो है इसके दौरान डोनाल्ड ट्रंप से जब सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि क्या बात होगी व्लादिमीर पुतिन से, रशिया के सदर से, तो एक तो आर्जी जंग बंदी को लेकर जो पुतिन के 3 कंसर्न्स हैं उनके हवाले से बात होगी कि 1 महीने के लिए ये जंग जो है वो किसी तरह से बंद हो जाए, तो वो फैसला भी इस कॉल के बाद सामने आ जाएगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि जी न्यूक्लियर पावर प्लांट और लैंड मैं डिस्कस करूंगा व्लादिमीर पुतिन से। अब ज़ैपोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट और जो कुछ ज़मीन है यूक्रेन की वो डोनाल्ड ट्रंप रूस से वापस लेना चाहता है। और ये ज़मीन मैं आपको बता दूं रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ज़ैपोरिज़िया और खिर्सन का जो रीजन है यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है ज़ैपोरिज़िया का, इसके अलावा भी कुछ जो माइनिंग साइट्स हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप रशिया से वापस लेना चाहता है। लेकिन रशिया ने कैटेगोरिकली इनकार करते हुए ये कहा कि इलाकों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि रशिया की जानिब से 3 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान ये जो 4 इलाके कंट्रोल किए गए हैं तो इनको तो रशिया किसी सूरत वापस नहीं देगा। हाँ, जो आर्जी जंगबंदी को लेकर जो व्लादिमीर पुतिन के कुछ मुतालबात हैं उन पर कोई मामलात जो हैं वो तय पा सकते हैं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के कंसर्न्स को सुना और एग्री किया व्लादिमीर पुतिन के साथ, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर रशिया का जो पलड़ा है वो ना सिर्फ मैदान जंग के अंदर भारी है बल्कि सफारती मैदान के अंदर भी रशिया का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के जो इख्तलाफात हैं वो इस लेवल तक आ चुके हैं कि फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका से वापस मांग लिया। फ्रांस के एक एमपी ने, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने ये बयान जारी करते हुए ये कहा कि हमने अमेरिका को ये तोहफा दिया था। आपको मालूम है कि 1886 में फ्रांस की जानिब से ये तोहफा अमेरिका को दिया गया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो एक तो आज़ादी की और दूसरा जमहूरियत की निशानी है। तो फ्रांस के एमपी ने, मेंबर पार्लियामेंट ने ये कहा कि अब अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप के अंडर ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये डिज़र्व नहीं करता, फ्रांस का तोहफा डिज़र्व नहीं करता, तो ये अमेरिका को हमें वापस दे देना चाहिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी। व्हाइट हाउस की तर्जमान जो कैरोलिन है उनसे सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि जी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पैक करके ठीक उसी तरह जिस तरह से फ्रांस ने ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो अमेरिका पहुंचाया था अमेरिका की आज़ादी की 100वीं सालगिरह पर, तो क्या ठीक उसी तरह से क्या ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो वापस भी जा सकता है? तो कैरोलिन ने क्या जवाब दिया ये सुन, उसके बाद बात करते हैं। European Parliament from France, who does not think the US represents the values of the Statue of Liberty anymore. They want the Statue of Liberty back. So is President Trump
going to send the Statue of Liberty back to France? Absolutely not. And my advice to that unnamed low-level French politician would be to remind them that it's only because of the United States of America that the French are not speaking German right now. So they should be very grateful to our great country. Kelly. गुफ्तगू आपने सुनी व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप की टोन में जवाब देते हुए ये कहा कि कौन है ये जो मेंबर पार्लियामेंट है अननोन सा, इसको ये मालूम होना चाहिए कि अगर अमेरिका ना होता तो फ्रांस के लोग जो फ्रेंच पीपल हैं वो जर्मन बोल रहे होते, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 वाला जो एहसान है वो याद करवाया व्हाइट हाउस की तर्जमान ने कि अमेरिका ने हिटलर को शिकस्त दी थी, वरना हिटलर तो फ्रांस समेत बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज को हिटलर खा पी चुका था। लेकिन शायद व्हाइट हाउस की तर्जमान को ये नहीं मालूम कि अगर रशिया ना होता तो शायद आप भी, अभी तो खैर आप ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं और उसकी कॉपी करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश की, क्योंकि अमेरिका भी बरतानिया की कॉलोनी रहा और फ्रांस ने ही बरतानिया से आज़ादी दिलवाई थी अमेरिका को, और फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी तोहफे में फ्रांस की जानिब से अमेरिका को दिया गया था। खैर ये अब अंग्रेज़ी तो बोल रहे हैं तोड़ मरोड़ कर, तो ये फ्रेंच भी बोल रहे होते अगर रशिया हिटलर को, नाटसी को शिकस्त ना देता। बहरहाल इनके दरमियान ये जो बहसो मुबाहिसा है, ये जो बहसो तकरार है, जो यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के ओवल ऑफिस के अंदर झगड़े से स्टार्ट हुई, तो ये इतनी बढ़ चुकी है कि एक दूसरे को एहसानात याद करवा रहे हैं, एक दूसरे से तोहफे तहाइफ वापस लेने की बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ना होता तो आप फ्रेंच नहीं बल्कि जर्मन बोल रहे होते। तो इस लेवल पर ये जो चपकलिश है वो पहुंच चुकी है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो मार्क कार्नी हैं, जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने वजारत उज़्मा का हलफ उठाने के बाद पहला दौरा, ये पहली मरतबा था, जस्टिन ट्रूडो ने 2 मरतबा जाहिर है कि अमेरिका का किया था, 2 मरतबा अमेरिका का दौरा किया था प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। और कनाडा के साथ अमेरिका बॉर्डर करता है, अमेरिका पर कनाडा डिपेंड करता है, तो कनाडा के किसी भी वजीर आजम के लिए पहला दौरा तो अमेरिका का बनता है। लेकिन मार्क कार्नी ने पहला दौरा किया है फ्रांस का, और यहाँ पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ खड़े होकर मार्क कार्नी ने भी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने भी इत्तेहाद की बात की है, लॉयल इत्तेहादियों की बात की है, और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये पैगाम दिया कि अगर तुम रिस्पेक्टफुली बात नहीं करोगे यूरोप से या कनाडा से, तो फिर हमारे से भी एक्सपेक्ट ना करना कि हम तुम्हारे मुल्क के पहले दौरे करेंगे या फिर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेंगे। हम सारे जो लॉयल एलाइज हैं वो काफ़ी हैं खुद के लिए भी और यूक्रेन के लिए भी। यूरोप और कनाडा जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुत्तहिद हो चुके हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि चाहे ये मुत्तहिद होकर ये अमेरिका का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, ये रशिया का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, आपको मालूम है, लेकिन यूक्रेन के लिए या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए यूनिटी तो है यूरोप के अंदर। किस कदर यूनिटी है कि ये यूक्रेन के लिए या फिर अपनी सालमियत की हिफाजत के लिए ये बिल्कुल मुट्ठी की तरह यूनाइटेड हैं, लेकिन दूसरी साइड पर जो मुसलमान हैं वो अभी भी यूनाइटेड नहीं हुए। मैं आपको बता दूं कि रात गए क्या हुआ कि गजा के अंदर इनके टैंक्स दोबारा से गोले बरसाने लगे, जो इसराइलियों के सहूनियों के टैंक्स हैं, और इनके जहाज़ों ने इतनी शदीद बमबारी की है कि 300 से ज़्यादा मासूम फ़लस्तीनी, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन शहादतें बढ़ने का ख़तरा और ख़दशा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनकी बमबारी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है इन सहूनियों की, और ये रुकेगी नहीं। जो सहूनियों का अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सफ़ीर है, उसने क्या कंडीशन बताई कि इसराइल की ये बमबारी, ये बर्बरियत गजा के अंदर कब तक जारी रहेगी, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The Israeli Air Force initiated a series of attacks against Hamas targets in Gaza. We will show no mercy on our enemies. Let me be very clear. Israel will not stop until all of our hostages are back home. We will make it very clear to the Security Council that if they want to stop the war in Gaza, they have to ensure that the hostages are coming back to Israel. We are committed to bring them back. गुफ्तगू आपने सुनी अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर, जिन्होंने ये कहा, सहूनी सफ़ीर ने, कि गजा के अंदर जंग का आगाज़ फिर से कर दिया गया है और ये बमबारी, बर्बरियत, ये नस्ल कुशी तब तक जारी रहेगी जब तक हमास की जानिब से तमाम के तमाम कैदियों को रिहा नहीं कर दिया जाता। लेकिन इनका मकसद ये नहीं है। आपको मालूम है कि अगर कैदी रिहा हो भी गए या फिर बच भी गए इस बमबारी से, इस बर्बरियत से, इस गोलाबारी से, तो उसके बाद भी
इनकी ये जो नस्ल कुशी है ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से निकाल कर इजिप्ट या जॉर्डन मुंतकिल नहीं कर देते या किसी पड़ोसी मुल्क के अंदर मुंतकिल नहीं कर देते। अब तो अफ्रीका का नाम भी सामने आने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप का और सहूनियों का गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को अफ्रीका मुंतकिल करने का भी मंसूबा है और ये अपना मंसूबा इम्प्लीमेंट कर देंगे। जिस तरह का हाल मुसलमानों का है, मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपको बताया कि लबनान और शाम जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, फिर यमन के अंदर किस तरह की सूरत हाल है और यमन के साथ भी कोई मुसलमान मुल्क उस तरह से नहीं खड़ा जिस तरह से यमन फ़लस्तीन के साथ खड़ा हुआ है और तमाम के तमाम मुसलमान बहुत ज़्यादा डिवाइडेड, बहुत ज़्यादा बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सूरत हाल देखने के बाद ही इन सहूनियों ने और अमेरिका ने फैसला किया कि इतने डिवाइडेड मुसलमानों को शिकस्त देना या फिर अपने ग्रेटर इसराइल मंसूबे को फैलाने का इससे अच्छा मौका तो कभी भी नहीं मिलेगा कि शाम और लबनान आपस में लड़ रहे हैं, यमन को अमेरिका ने टैकल कर रखा है और अरब ममालिक जो हैं जो सालस बनकर, सालसी का लिबास पहनकर ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में मसरूफ़ हैं, तो इससे अच्छा मौका इसराइल को नहीं मिलना था कि ये सरजमीन फ़लस्तीन पर कब्ज़ा भी कर ले और अपने कब्ज़े वाले प्लान को लबनान और शाम तक फैला भी दे। अब दरमियान में ये जो कॉल है व्लादिमीर पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की, तो इस बहुत इंपॉर्टेंट कॉल के दौरान मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप से व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो मशरिक़ वुस्ता के मामले पर भी बात करेंगे और ये जो कॉल है ये बहुत ज़्यादा डिसाइसिव है और आज का दिन फैसला कुन है। इस कॉल पर डिपेंड करेगा कि यूरोप क्या करवट लेगा और अगर मशरिक़ वुस्ता भी इस कॉल के दौरान डिस्कस किया गया तो फिर मशरिक़ वुस्ता का फ्यूचर भी इस कॉल पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मुसलमान ममालिक तो मैंने आपको बता दिया कि ये अपने अपने फड्डों के अंदर मसरूफ़ हैं। दुआ कीजिएगा गजा के मासूम फ़लस्तीनियों के लिए, मुसलमानों की यूनिटी के लिए कि अगर अब भी मुसलमान यूनाइटेड नहीं होते तो ये कभी भी यूनाइटेड नहीं हो सकेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।